आभासी गहराई क्या डिस्कस करने वाले हैं? आप डायरेक्ट डेप्थ जिसको कहते हैं आभासी गहराई। देखिए आज डिस्कस करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर पानी में डूबा हुआ है, जैसे मछली या कॉइन वगैरह पानी में अगर रहता है, आप उसके ओरिजिनल डेप्थ से थोड़ा ऊपर देखते हैं, देखने वाले को ऑब्जर्वर कहा जाता है, जिसको देखा जाता है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट अगर कोई मीडियम में है और ऑब्जर्वर किसी अन्य मीडियम में प्रेजेंट है तो उसकी जो गहराई होती है, डेप्थ जो होती है, या तो थोड़ा कम दिखाई देती है, थोड़ा ज्यादा दिखाई देती है। तो आज डिस्कस करेंगे कि कम कब दिखाई देगी, ज्यादा कब दिखाई देगी। कम दिखाई देगी तो कितना कम दिखाई देगी, और ज्यादा दिखाई देगी तो कितना ज्यादा दिखाई देगी। तो ये सब टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है आभासी गहराई। तो देखिए सबसे पहले आभासी गहराई होता क्या है। जैसे ऑब्जेक्ट यानी वस्तु कोई मीडियम में प्रेजेंट है और उसको देखने वाला ऑब्जर्वर कोई और मीडियम में प्रेजेंट है, तो उसका जो डेप्थ होगा वो ओरिजिनल डेप्थ से या तो कम होगा या फिर ज्यादा। तो ये इमेजिनरी डेप्थ को हम क्या कहते हैं, अपैरेंट डेप्थ। किसी को दिक्कत है इसमें तो लिख लीजिएगा इसका डेफिनेशन आभासी गहराई का। जब प्रेक्षक जब प्रेक्षक कोई माध्यम में उपस्थित होता है, कोई माध्यम में उपस्थित होता है एवं वस्तु कोई अन्य माध्यम में उपस्थित होता है, एवं वस्तु कोई अन्य माध्यम में उपस्थित होता है, तो उसकी गहराई वास्तविक गहराई से कम या ज्यादा प्रतीत होता है। उसकी गहराई वास्तविक गहराई से कम या ज्यादा प्रतीत होता है। उसकी गहराई वास्तविक गहराई से कम या ज्यादा प्रतीत होता है। इस गहराई को आभासी गहराई कहते हैं। इस गहराई को क्या कहते हैं, आभासी गहराई कहते हैं। इस नोन है देखिएगा, इसका हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट ये एक बकेट है, बाल्टी है, ठीक है, और इसमें यहां पे हमें कॉइन रख दिए, कॉइन रखा हुआ है, और यहां तक ये वाटर से फुल फिल है। नीचे वाटर है, ये क्या है, वाटर है, और ऊपर क्या है, एयर है, हवा में इसको हम देख रहे हैं। अब देखिएगा
क्या होगा, अगर इससे एक रे परपेंडिकुलर आएगी ऐसे 90 डिग्री, तो क्या होगा बताइए। तो जब दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पे कोई रे 90 डिग्री का स्ट्राइक करता है तो बिना मुड़े सीधे निकल जाता है। बिना मुड़े सीधे निकल जाता है। यहाँ पे डेविएशन होगा ही नहीं, सीधे चला जाएगा। ये रे ऑफ लाइट कहाँ चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा इधर। और एक रे ऐसे तिरछे गई सपोज है, तो क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल बना लेते हैं, ये नॉर्मल हो गया। वाटर जो है कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है या रेयर है, डेंसर है, सघन है। और एयर कौन सा मीडियम है, विरल। आज इसको क्या कहते हैं, रेयर मीडियम। व्हेन रे ऑफ लाइट इज गोइंग टू डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होगा, वेट अवे फ्रॉम नॉर्मल, अविलंब से दूर भागेगी। इसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन ऐसे तो जाएगी नहीं, इधर मुड़ जाएगी। अब यहाँ पे कोई भी अगर इंसान प्रेजेंट है और उसकी आंखों में ये रे इंटर करती है, तो आंख को ऐसा लगेगा कि ये रे यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ऐसा इमेजिनेशन होगा। तो ये जो क्वाइन है, क्वाइन का एक इमेजिनरी इमेज, वर्चुअल इमेज यहाँ उसको दिखाई देगी, यहाँ। अब इस आंख को, ये ह्यूमन आई को या इस इंसान को ये वाला वस्तु यहाँ पे दिखाई देगी, उसको लगेगा कि ये वस्तु यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वस्तु है नहीं, यहाँ पे। इसका ओरिजिनल डेप्थ ये था, लेकिन उसको इतना डेप्थ दिखाई देगा। तो इसी डेप्थ को हम क्या कहते हैं, आभासी गहराई। अच्छा, इस केस को थोड़ा पलट कर देते हैं। ये वाटर था, ये क्या था, एयर। थोड़ा सा पलटते हैं, एक और बकेट बना देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सपोज दैट एक मछली है, क्वाइन हवा में है, यहाँ ऐसा हम ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें ये फुलफिल है एयर का, किससे भरा हुआ है, ये एयर से। और यहाँ पे एक प्लास्टिक लगा हुआ है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है। कैसा प्लास्टिक है, और इसको पानी में रखा गया है, यानी इधर जो है पूरा भरा हुआ क्या है, वाटर है। क्या भरा हुआ है, पूरा इसके चारों सराउंडिंग में क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। और यहाँ इस बकेट पे एयर है और यहाँ पे प्लास्टिक लगा दिया गया है। अब यहाँ से एक रे ऑफ लाइट 90 पे आएगी तो क्या होगा, डेविएट नहीं करेगी, सीधे चले जाएगी। और एक रे थोड़ा तिरछा आएगी ऐसे, तो ये क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन इधर जाएगी। अब देखिए ये दोनों मिलेगा ही नहीं, इसको डॉट करके पीछे मिलाएंगे, इसको डॉट करके हम पीछे लाते हैं, और इसको डॉट करके हम पीछे लाते हैं, तो ये यहाँ पे मिलेगा। इसका इस क्वाइन का या इस मछली का इमेज यहाँ पे दिखाई देगा। इसका ओरिजिनल डेप्थ ये था, लेकिन दिखाई दे रहा है इतना गहरा। इस केस में जो अपैरेंट डेप्थ था वो कम गया, और इस केस में अपैरेंट डेप्थ बढ़ गया। बहुत सारा बुक में ये मिसकंसेप्शन है कि आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम होता है। कम नहीं होता है, ज्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है और ऑब्जर्वर किस मीडियम में है, प्रेक्षक किस माध्यम में है और वस्तु किस माध्यम में है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये सघन है, कौन सा माध्यम है, जिसको डेंसर कहा जाता है। ये कौन सा मीडियम है, रेयर। और यहाँ पे क्या हो गया, ये विरल हो गया, जिसको रेयर कहेंगे, और ये डेंसर हो गया, जिसको सघन कहेंगे। देखो इसमें प्रेक्षक कौन सा माध्यम है, और वस्तु डेंसर मीडियम। तो यहाँ जो आभासी गहराई है वो वास्तविक गहराई से कम है। यानी जब प्रेक्षक या ऑब्जर्वर विरल माध्यम में होता है और वस्तु कौन सा माध्यम में होता है, सघन माध्यम में होता है, तो आभासी गहराई वास्तविक गहराई से क्या होती, कम होती है। लेकिन जब वस्तु विरल माध्यम में होता है और प्रेक्षक कौन सा माध्यम में होता है, सघन माध्यम में होता है,
तो आभासी गहराई रियल गहराई से क्या होती है? ज्यादा। ज्यादा। अपैरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से ज्यादा होता है, Yes. ये केस होता है, ना कि हमेशा कम होता है। सारा बुक में कम दिया हुआ है, लेकिन ये केस देखने को कम मिलता है। कहाँ ऐसा केस देखने को मिलेगा कि वाटर के अंदर एयर है, वो भी प्लास्टिक से कवर है, उसमें मछली रखा हुआ है, कॉइन रखा हुआ है, ये देखने को ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में मिलता नहीं, मिलता है ये वाला। तो मिसकंसेप्शन माइंड में बन गया है कि अपैरेंट डेप्थ जो होगा वो रियल डेप्थ से कम होगा, लेकिन ज्यादा भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी इसका ऐसा नहीं कि ज्यादा नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में कोई एग्जांपल ही नहीं। पानी के अंदर कोई चीज ऐसे हो सकता है, जैसे सपोज दैट देखिए ऊपर ये तालाब है, तालाब के ऊपर एक चिड़िया है और नीचे मछली है। तो चिड़िया को मछली अगर चिड़िया अगर मछली को देखेगी तो कम दूरी पर दिखाई देगा, लेकिन मछली अगर चिड़िया को देखेगी तो ज्यादा दूरी पर दिखाई देगा। ऐसे हो सकता है ना, न्यूमेरिकल इस पे हम करवाएंगे, फिलहाल तो इसको हम समझते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है? नीचे से लिखिएगा एरो देकर। जब वस्तु सघन माध्यम में होता है, जब वस्तु सघन माध्यम में होता है एवं प्रेक्षक विरल माध्यम में होता है, तो आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम होती है। तो आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम होती है, तो आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम होती है, आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम होती है। ये वाला फिगर बना लीजिएगा। एरो देकर लिखिएगा। जब वस्तु विरल माध्यम में उपस्थित होता है, जब वस्तु विरल माध्यम में उपस्थित होता है एवं प्रेक्षक सघन माध्यम में उपस्थित होता है, एवं प्रेक्षक सघन माध्यम में उपस्थित होता है, सघन माध्यम में उपस्थित होता है, तो आभासी गहराई वास्तविक गहराई से ज्यादा होती है, तो आभासी गहराई वास्तविक गहराई से ज्यादा होती है, तो आभासी गहराई वास्तविक गहराई से ज्यादा होती है, तो आभासी गहराई वास्तविक गहराई से ज्यादा होती है। ये वाला फिगर बना लीजिए, ज्यादा होती है। अपैरेंट डेप्थ का हम एक्सप्रेशन देखेंगे। आभासी गहराई का क्या व्यंजक एक्सप्रेशन, इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला कैसे लगा के न्यूमेरिकल इस पे कैसे करेंगे, और कुछ अच्छा न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। तो अब हम देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर अपैरेंट डेप्थ। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन ले लेते हैं, कोई भी कंडीशन दोनों में से। ये हम एक बकेट बना लिए, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रख लिया है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सपोज दैट इसका हो गया v1, इसका क्या हो गया रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी परपेंडिकुलरली, तब क्या होगा बताइए तो,
बिना मुड़े सीधे चले जाइए, तो बार बार रोटेशन एक ही रहेगा, कोई भी मीडियम रहे। अब देखिएगा, हो सकता है कि म्यू1 ज्यादा हो म्यू2 कम, या हो सकता है कि म्यू1 कम हो म्यू2 ज्यादा, तो कोई भी आप केस ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक ऐसा केस लेते हैं कि म्यू1 ज्यादा है और म्यू2 क्या है, कम। म्यू1 का वैल्यू ज्यादा है, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ये कौन सा मीडियम होगा, टेंसर। इसका अपवर्तनांक ज्यादा है तो ये सघन माध्यम होगा, और इसका अपवर्तनांक कम है तो कौन सा माध्यम होगा, ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम, ये डेंसर, ये रेयर। तो यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, रे ऑफ लाइट, तो ये क्या होगा बताइए, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अभिलंब से दूर भागेगी। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे जाएगी नहीं, इधर मुड़ जाएगी। इसका जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, इसको यहाँ पे ह्यूमन आई बना लिया है। चलिए नेमिंग कुछ कर लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ क्या बन गया, इमेज, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं P, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं A, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल क्या होगा बताइए, कौन सा एंगल होगा ये बताइए। ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये आई होगा, किसी को दिक्कत नहीं इसमें होना चाहिए। अच्छा, ये वाला कौन सा कोण होगा, ये वाला नहीं, ये कोई कोण नहीं होगा, ये वाला ये होगा आर होगा, क्या होगा आर, क्योंकि ये नॉर्मल हो गया अभिलंब और ये इमर्जेंट रे, अपवर्तित किरण कह सकते हैं इसको। तो ये नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कौन सा कोण कहते हैं, परावर्तन नहीं ना हो रहा है कि परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण कहते हैं। अच्छा देखिएगा, ये 90 पे है और ये भी कितना पे है, 90 पे, दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रहा है ऐसे। आप ये थ्योरम पढ़े होंगे ऐसे, ये पैरेलल है, ऐसा ट्रांसवर्सल रे कट कर रहा है, तो यहाँ कितना एंगल होता है, इतना, इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है, संगत कोण, क्या कहा जाता है, संगत कोण। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज व्हेन ए लाइन इज कट, a pair of parallel line, then corresponding angles are equal, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। यानी यहाँ पे r बन रहा था तो यहाँ पे कितना बनेगा, देखिए ये r था तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी आप पढ़े होंगे, ये वाला जितना होगा उतना ही ये वाला होगा, यहाँ पे बना के सेपरेट बताएंगे तो ज़्यादा बेटर है, जितना ये उतना ही ये। इसको बोला जाता है क्या, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, एकांतर कोण, क्या कहा जाता है, एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर होता है, तो यहाँ देखो, यहाँ आई बन रहा है तो यहाँ भी कितना बनेगा, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं है, तो अब दिक्कत तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब हम लोग आसानी से इसको डेराइव कर देंगे। अच्छा, हम लोग को जो सिलेबस में है आपको बताया था कि रेस दो टाइप का होता है, एक होता है पारा एक्सियल रे और एक क्या होता है, मार्जिनल रे। क्या होता है, एक पारा एक्सियल रे, एक मार्जिनल रे, एक उपाक्षीय किरण, एक पराक्षीय किरण। तो हम लोग को कौन पढ़ना है, उपाक्षीय, पारा एक्सियल रे। और फॉर पारा एक्सियल रे, अच्छा पारा एक्सियल रे क्या होता है आपको बता चुके हैं, कि जो प्रधान अक्ष के नजदीक आएगा, या जो एंगल बनाता है, एंगल आई और एंगल आर जो बनाता है वो बहुत छोटा होगा, तो उसी को क्या कहा जाता है, पारा एक्सियल रे। तो पारा एक्सियल रे के लिए आपको पढ़ा चुके थे कि साइन थीटा एप्रॉक्स इक्वल होगा किसका, थीटा, और टैन थीटा एप्रॉक्स इक्वल किसके होगा, ये पढ़ा चुके हैं ना, ध्यान दीजिएगा, फिर से बता दे इसको। जैसे फिर से चलते हैं हम लोग थोड़ा पास्ट में, और आपको पारा एक्सियल रे के बारे में बताते हैं। पारा एक्सियल रे ऐसा रे होता है जिसमें एंगल आई और एंगल आर का वैल्यू बहुत कम होता है। क्या होता है, क्या कैसे होगा, जैसे सपोज दैट ये कोई मिरर है, यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ दिख रहा है सबको ना, इसमें कैमरा में दिख रहा है,
तो यहाँ पे एक हम मिरर बना लिए। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पोल हो गया। एक रे बहुत दूर आएगा ऐसे और एक नजदीक आएगा ऐसे, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा मार्जिनल रे। इसको क्या कहा जाएगा? यहाँ पे सी होता है, तो सी से यहाँ से अभिलंब बनाइए। तो ये एंगल आई हो गया, तो इसमें एंगल आई ये हो गया। तो पारा एक्सियल रे के एंगल आई और एंगल आर जो होता है बहुत छोटा होता है, देखिए। और मार्जिनल रे के क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो भी लेंस और मिरर है वो बहुत छोटा छोटा है, ऐसा है और छोटा, तो इतना ही छोटा मिरर रहेगा। इसमें हमेशा पारा एक्सियल रे ही आएगा ना, मार्जिनल रे आएगा ही नहीं। तो मार्जिनल रे हमारे सिलेबस में ही नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है? पारा एक्सियल रे। और पारा एक्सियल रे में थीटा किसके बराबर होगा? एंगल आई एंगल आर बहुत कम होगा, तो 0 के बराबर। थीटा एप्रॉक्स इक्वल 0। अच्छा, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? साइन 0 का वैल्यू 0। साइन 0 का वैल्यू 0। तो साइन 0 किसके बराबर? थीटा के बराबर। साइन 0 का वैल्यू 0, 0 किसके बराबर? थीटा के बराबर। tan 0 किसके बराबर होता है? 0। tan 0 0, तो 0 के जगह क्या लिखेंगे? थीटा। तो tan 0 का वैल्यू थीटा, tan 0 0 के बराबर तो थीटा। cos थीटा का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू कितना? 1। 0 का वैल्यू किसके बराबर? 1। तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1। यानी पारा एक्सियल रे के लिए sin थीटा थीटा के बराबर, tan थीटा थीटा के बराबर, cos थीटा 1 के बराबर। ये होता है। तो हम यहाँ पे जो ही प्रॉपर्टी यूज करते हैं, sin थीटा किसके बराबर? थीटा। tan थीटा किसके बराबर? थीटा। तो sin थीटा भी थीटा के बराबर, tan थीटा भी थीटा के बराबर। तो क्या sin थीटा और tan थीटा इक्वल नहीं होगा? हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपका जो sin थीटा हो जाएगा वो एप्रॉक्स किसके इक्वल हो जाएगा? tan थीटा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। स्नेल्स लॉ याद है सब लोग को? यस सर। क्या फार्मूला होता है? μ1 sin i बराबर μ2 sin i। यही है ना? अच्छा, μ1 sin थीटा किसके बराबर? तो sin i किसके बराबर? बराबर μ2। sin r किसके बराबर? tan r के बराबर। और अब tan थीटा बराबर फार्मूला पर है परपेंडिकुलर बाई बेस, p बाई b। यही ना था? यहाँ पे पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोले। tan थीटा किसके बराबर था? p बाई b। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं μ1 tan i। देखिए i यहाँ पे बन रहा है ना, तो tan थीटा बराबर p बाई b। तो tan i यहाँ पे i बन रहा है, तो ये ट्रायंगल में देखिए p तो ये हो जाएगा, यही ट्रायंगल बन रहा है पे। इसमें p क्या हो जाएगा? pa। अब b क्या हो जाएगा? po। नहीं यार समझ में आ गया? यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, इसे tan i का वैल्यू आपको निकालना है। तो tan i बराबर क्या हो जाएगा? p बाई b। तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा? pa और b का वैल्यू po। यानी tan i का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? pa बाई po बराबर μ2। r कहाँ पे? यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ भी एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। इसमें p का वैल्यू क्या हो जाएगा? pa और b का वैल्यू pa। pa बाई pa। देखिए pa से pa डरे रह गया, लेकिन यहाँ पे आ रहा है μ1। देखिए यहाँ 1 टाइम्स कैंसिल ना, 1 इंटू μ1, तो μ1 आ गया बाई क्या? po बराबर μ2 इंटू 1, μ2 बाई क्या है? ध्यान समझिएगा, PO ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो ऑब्जेक्ट का PO जो है रियल डेप्थ है। क्या है? रियल डेप्थ। और P क्या है? इमेजिनरी डेप्थ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस ऑब्जेक्ट तो यहाँ था, इसका इमेज यहाँ दिखाई दे रहा है। तो PA जो था, सॉरी PO वो रियल डेप्थ है, और PI क्या है? इमेजिनरी डेप्थ। तो यहाँ पे μ1 PO को रियल डेप्थ आप लिख सकते हैं, डेप्थ है कैसा? रियल, बराबर μ2 PI को आप क्या लिखेगा? डी इमेजिनरी या अपैरेंट लिखेंगे। अपैरेंट आपको अपैरेंट डेप्थ बराबर फार्मूला निकालना है, तो नीचे से ये ऊपर आ जाएगा, नीचे से ये ऊपर आ जाएगा,
तो μ1 इंटू डी अपैरेंट को डी लिख देते हैं इक्वल टू μ2 और डी रियल इधर आ जाएगा डी का वैल्यू निकालना से मल्टीप्लाई से इधर आकर डिवाइड तो डी बराबर क्या फॉर्मूला आ गया μ2 by μ1 into डी दिस इज एक्सप्रेशन फॉर पैरामीटर। इसी पे न्यूमेरिकल बनाएंगे ये डेरिवेशन में किसी को दिक्कत है चलिए लिखवाते हैं। देखिए यहाँ पे हम दो न्यूमेरिकल ले रहे हैं। ये एक बकेट है बकेट के केंद्र में एक हम कॉइन को रखे हैं और इसमें पूरा वाटर भरा हुआ है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 4/3 और ऊपर एयर है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। तो ये कॉइन का आभासी गहराई कितना होगा ये निकालना है आपको। और दूसरा क्वेश्चन में एक तालाब है तालाब में 12 मीटर नीचे मछली है और 24 मीटर ऊपर एक पक्षी है। तो पक्षी को यह मछली कितना दूरी पे दिखाई देगा और मछली को ये पक्षी कितना दूरी पे दिखाई देगा ये दोनों फाइंड करना है। वो 12 है 24। चलिए इस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले इसका अपैरेंट डेप्थ निकालना है तो डी ए बराबर अभी जस्ट फार्मूला में राइट किया क्या μ2 by μ1 into dr μ2 by μ1 into dr। देखिए μ2 क्या होता है जिसमें ऑब्जर्वर रहता है ऑब्जर्वर इसमें है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1 भाई μ1 का वैल्यू कितना 4/3 जिसमें ऑब्जेक्ट रहता है उसको μ1 का कितना हो गया 4/3 और डी अपैरेंट कितना है देखिए डबल फ्रैक्शन है तो 3 कहां चला जाएगा ऊपर ये हो जाएगा 3/4 9 यानी पॉइंट कितना मीटर की डिस्टेंस पे दिखाई देगा इसमें किसी को दिक्कत ये तो बच्चा वाला न्यूमेरिकल ये बढ़िया लेवल का न्यूमेरिकल। देखिए जब पक्षी मछली को देखेगा ये 24 मीटर तो चेंज नहीं होगा चेंजिंग किसमें होगा 12 मीटर में। तो 24 मीटर तो ऐसे लिखेंगे और 12 मीटर तो ऐसे कितना आ जाएगा देखिए तो 9 ये कितना दूरी पे दिखाई देगा 24 + 9 33। देखिए इसको ये देखिएगा तो ये कितना दूरी पे दिखाई देगा ये भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पक्षी द्वारा इसको देखना है मछली मेरा थोड़ा हिंदी जो है बहुत स्ट्रांग है इसलिए हाथ से इधर उधर हो सकता है आप समझ सकते हैं। और ऐसे भी आपको हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आप समझ लीजिएगा बाकी लैंग्वेज। पक्षी द्वारा मछली को देखने पर दूरी प्रतीत होगा। देखो ये 24 में तो कोई चेंजिंग होगा चेंजिंग किस में होगा 12 में चेंजिंग कितना होगा तो μ2 by μ1 into d रियल यही ना होता है तो 24 प्लस μ2 μ2 क्या होता है जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है यही ना होता है और μ1 का क्या होता है सॉरी उल्टा बोल रहे हैं μ1 क्या होता है जिसमें ऑब्जेक्ट रहता है और μ2 क्या रहता है जिसमें ऑब्जर्वर रहता है। तो μ1 ऑब्जेक्ट किसमें है ये वाला पानी में तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है μw 4/3 होता है और एयर का कितना होता है तो देखिएगा इसमें μ2 का जो वैल्यू हो जाएगा μ2 का जो वैल्यू होगा एयर वाला कितना हो जाएगा 1 और μ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा क्योंकि वस्तु इसमें था वस्तु जिसमें रहेगा वो μ1 और जिसमें से देखेगा वो क्या होता है μ2 इनटू डी रियल इसका कितना है 12 ना तो देखिएगा ये हो जाएगा 24 प्लस 3 तो ऊपर चला जाएगा 3/4 गुने 12 तो आ जाएगा 24 प्लस 9 कितना आ जाएगा 33। आप निकालेंगे कि मछली पक्षी को देखेगा तो कितना दूरी पे दिखाई देगा मछली द्वारा पक्षी को देखने पर तो देखिए इसमें बदलेगा कौन नहीं 12 नहीं बदलेगा 12 तो ऐसे ही रहेगा बदलेगा कौन 24 तो फार्मूला वही लगाएंगे क्या μ2 by μ1 into d रियल नीचे नहीं दिखा दे रहा इसको ऊपर लिख लेते हैं। चलिए इसको हम यहाँ बनाते हैं देखिए तो 12 में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि इसी का मीडियम है लेकिन चेंजिंग किस में होगा 24 में तो फार्मूला वही लगाएंगे μ2 by क्या μ1 into d रियल तो 12 तो ऐसे ही रहेगा μ2 क्या होता है
यूट्यूब जो जिसमें जिसमें ऑब्जर्वर रहता है, जो दिखता है, तो देख कौन रहा है, मछली। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3 बाई v1 का वैल्यू कितना, 1 को 1/1 करेंगे, और d रिलेशन कितना है, 24 ये हो जाएगा 12 प्लस 4/3। एक ऊपर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक से मल्टीप्लाई हुआ नीचे कैसे वही ना आएगा, इनटू 24। 3 से क्या वैल्यू कटेगा, 12 प्लस तो कितना आ जाएगा, 44। यानी पक्षी अगर मछली को देखेगा तो कितना मीटर पे, 33 मीटर, और मछली अगर पक्षी को देखेगा तो कितना मीटर, ऐसा इस टाइप का न्यूमेरिकल हो गया। इसको आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, बाकी आप नोट कर लीजिए।